अभिनंदन छात्रों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के तीसरे पद्यांश को पढ़ा और उसका भाव जाना। तो चलिए इस कविता को आगे बढ़ाते हैं और चौथे पद्यांश को पढ़ते हैं। छात्रों, जब मैं इस कविता के चौथे पद्यांश को पढ़ रही हूँ, आप सब ध्यानपूर्वक अपनी अपनी पाठ्यपुस्तकों में देखिए और हर एक शब्द के उच्चारण पर ध्यान दीजिए तथा मेरे पढ़ने के बाद उन शब्दों को दोहराइए। होती, सीमाहीन, क्षितिज से, इन, पंखों की, होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। छात्रों, आपने इस पद्यांश में आए प्रत्येक शब्द के उच्चारण पर ध्यान दिया और उन्हें दोहराया भी, है ना? बहुत अच्छे। तो आइए हम एक बार फिर से इस पद्यांश को पढ़ते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से, इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। छात्रों, अब आप इस कविता के चौथे पद्यांश की पहली दो पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। होती सीमाहीन क्षितिज से, इन पंखों की होड़ा होड़ी। अब आप सीमाहीन शब्द को रेखांकित कीजिए। सीमाहीन शब्द का अर्थ है असीम या जिसकी कोई सीमा न हो। अब हम सीमाहीन शब्द को वाक्य में प्रयोग करेंगे। पहला वाक्य है, मनुष्य की इच्छाएं सीमाहीन होती हैं। दूसरा वाक्य है, पुस्तकों से मिला ज्ञान सीमाहीन होता है। अब आप भी सीमाहीन शब्द से वाक्य बनाइए और अपनी पुस्तक में लिखिए। अब आप क्षितिज शब्द को रेखांकित कीजिए। क्षितिज शब्द का अर्थ है वह काल्पनिक स्थान जहाँ आसमान और ज़मीन मिलते हुए दिखाई दे। अब आप होड़ा होड़ी शब्द को रेखांकित कीजिए। होड़ा होड़ी शब्द का अर्थ है प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा। अब हम होड़ा होड़ी शब्द को वाक्य में प्रयोग करेंगे। पहला वाक्य है, राम ने दौड़ की होड़ा होड़ी में भाग लिया। दूसरा वाक्य है, विद्यालय में आयोजित होड़ा होड़ी में सीता ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब आप भी होड़ा होड़ी शब्द से एक वाक्य बनाइए और अपनी पुस्तक में लिखिए। छात्रों, हमने कविता के चौथे पद्यांश की पहली दो पंक्तियों में आए नवीन शब्दों के अर्थ जान लिए हैं। अब हम इन पंक्तियों के सामान्य अर्थ को जानेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि पक्षी क्षितिज तक पहुँचने के लिए आपस में प्रतियोगिता करते हैं। छात्रों, अब आप चौथे पद्यांश की तीसरी और चौथी पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता
या तंती सांसों की डोरी। अब आप मिलन शब्द को रेखांकित कीजिए। मिलन शब्द का अर्थ है मिलना। अब आप तनती शब्द को रेखांकित कीजिए। तनती शब्द का अर्थ है फूलना। छात्रों, तनती सांसों की डोरी एक मुहावरा है जिसका अर्थ है प्राणांत होना या मृत्यु हो जाना। छात्रों, हमने कविता के चौथे पद्यांश की तीसरी और चौथी पंक्ति में आए नवीन शब्दों के अर्थ जान लिए हैं। अब हम इन पंक्तियों के सामान्य अर्थ को जानेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि क्षितिज तक पहुँचने के अपने इस प्रयास में या तो पक्षी सफल हो जाते हैं या अपने प्राण ही त्याग देते हैं। अब हम इस कविता के चौथे पद्यांश के भाव को पुनः समझेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में पक्षी कह रहे हैं कि यदि वे आज़ाद होते तो सीमाहीन क्षितिज तक पहुँचने के लिए आपस में प्रतियोगिता करते। अपने इस प्रयास में या तो वे क्षितिज तक पहुँच जाते या अपने प्राण ही त्याग देते। छात्रों, अब हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के पांचवें पद्यांश में आए नवीन शब्दों के अर्थ, व्याकरणांश एवं भाव को समझेंगे। ध्यान दीजिए छात्रों, जब मैं इस पद्यांश को पढ़ रही हूँ, आप सब ध्यानपूर्वक अपनी अपनी पाठ्यपुस्तकों में देखिए और हर एक शब्द के उच्चारण पर ध्यान दीजिए तथा मेरे पढ़ने के बाद उन शब्दों को दोहराइए। ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। छात्रों, आपने इस पद्यांश में आए प्रत्येक शब्द के उच्चारण पर ध्यान दिया और उन्हें दोहराया भी, है ना? बहुत अच्छे। तो आइए हम एक बार फिर से इस पद्यांश को पढ़ते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। छात्रों, अब आप इस कविता के पांचवें पद्यांश की पहली दो पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। अब आप अरमान शब्द को रेखांकित कीजिए। अरमान शब्द का अर्थ है इच्छा। अरमान शब्द के पर्यायवाची शब्द है अभिलाषा, आकांक्षा, मनोरथ, कामना, चाह। अब हम अरमान शब्द को वाक्य में प्रयोग करेंगे। पहला वाक्य है, राहुल का अरमान यह है कि वह जिंदगी में सफलता हासिल करे। दूसरा वाक्य है, महेश ने अपने पिता के अरमानों पर पानी फेर दिया। अब आप भी अरमान शब्द से एक वाक्य बनाइए और अपनी पुस्तक में लिखिए। अब आप नभ शब्द को रेखांकित कीजिए। नभ शब्द का अर्थ है आकाश।
नभ शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं अंबर, गगन, आसमान, व्योम। अब आप सीमा शब्द को रेखांकित कीजिए। सीमा शब्द का अर्थ है हद या दायरा। छात्रों, हमने इस कविता के 5वें पद्यांश की पहली 2 पंक्तियों में आए नवीन शब्दों के अर्थ जान लिए हैं। अब हम इन पंक्तियों के सामान्य अर्थ को जानेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि पक्षी नीले नभ की सीमा पाना चाहते हैं, अर्थात वे आकाश के अंतिम छोर तक पहुंचना चाहते हैं। छात्रों, अब आप इस कविता के 5वें पद्यांश की तीसरी और चौथी पंक्ति पर ध्यान दीजिए। लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। अब आप किरण शब्द को रेखांकित कीजिए। किरण शब्द का अर्थ है रश्मि। अब हम किरण शब्द को वाक्य में प्रयोग करेंगे। पहला वाक्य है, सूरज की किरणों के धरती पर पहुँचते ही सभी पक्षी जाग जाते हैं। दूसरा वाक्य है, सरकार के द्वारा ऋण देने पर किसानों के मन में उम्मीद की किरण जागी। अब आप भी किरण शब्द से एक वाक्य बनाइए और अपनी पुस्तक में लिखिए। अब आप चुगते शब्द को रेखांकित कीजिए। चुगते शब्द का अर्थ है एक एक दाना चोंच से उठाकर खाना। अब आप तारक शब्द को रेखांकित कीजिए। तारक शब्द का अर्थ है तारा या नक्षत्र। इन पंक्तियों में चोंच की तुलना लाल किरण से और अनार के दानों की तुलना तारों से की गई है। छात्रों, हमने कविता के 5वें पद्यांश की तीसरी और चौथी पंक्ति में आए नवीन शब्दों के अर्थ जान लिए हैं। अब हम इन पंक्तियों के सामान्य अर्थ को जानेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि यह कह रहे हैं कि पक्षी लाल किरणों जैसी अपनी चोंच से तारों जैसे अनार के दाने खाना चाहते हैं। छात्रों, अब हम इस कविता के 5वें पद्यांश के भाव को पुनः समझेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि पक्षी नीले नभ की सीमा पाना चाहते हैं, अर्थात वे आकाश के अंतिम छोर तक पहुंचकर अपना अरमान पूरा करना चाहते हैं और लाल किरणों जैसी अपनी चोंच से तारों जैसे अनार के दाने खाना चाहते हैं। छात्रों, क्या आप 5वें पद्यांश में आए विशेषण शब्दों को पहचान सकते हैं? बिल्कुल सही। 5वें पद्यांश में आए विशेषण शब्द हैं नीले और लाल। छात्रों, अब हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के 6ठे पद्यांश में आए नवीन शब्दों के अर्थ, व्याकरणांश एवं भाव को समझेंगे। ध्यान दीजिए छात्रों, जब मैं इस पद्यांश को पढ़ रही हूँ, आप सब ध्यानपूर्वक अपनी अपनी पाठ्य पुस्तकों में देखिए और
हर एक शब्द के उच्चारण पर ध्यान दीजिए तथा मेरे पढ़ने के बाद उन शब्दों को दोहराइए। नीड़, न दो, चाहे, टहनी का, आश्रय, छिन्न भिन्न, कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। छात्रों, आपने इस पद्यांश में आए प्रत्येक शब्द के उच्चारण पर ध्यान दिया और उन्हें दोहराया भी, है ना? तो आइए हम एक बार फिर से इस पद्यांश को पढ़ते हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब आप नीड़ शब्द को रेखांकित कीजिए। नीड़ शब्द का अर्थ है घोंसला। अब आप टहनी शब्द को रेखांकित कीजिए। टहनी शब्द का अर्थ है डाली या शाखा। अब आप आश्रय शब्द को रेखांकित कीजिए। आश्रय शब्द का अर्थ है घर। अब हम आश्रय शब्द के पर्यायवाची शब्द भी जानेंगे। आश्रय शब्द के पर्यायवाची शब्द है घर, मकान, गृह, आवास, निकेतन। अब हम आश्रय शब्द को वाक्य में प्रयोग करेंगे। पहला वाक्य है, बेघर और गरीब लोगों को अपना आश्रय बनाने के लिए सरकार ने सहायता की। दूसरा वाक्य है, बुढ़ापे में बच्चे ही अपने माता पिता का आश्रय होते हैं। इस वाक्य में आश्रय शब्द का अर्थ है सहारा। अब आप छिन्न भिन्न शब्द को रेखांकित कीजिए। छिन्न भिन्न शब्द का अर्थ है नष्ट कर देना। अब हम छिन्न भिन्न शब्द को वाक्य में प्रयोग करेंगे। पहला वाक्य है, मूसलाधार वर्षा होने के कारण फसल छिन्न भिन्न हो गई। दूसरा वाक्य है, राहुल ने सुमित के द्वारा बनाए गए परियोजना कार्य को छिन्न भिन्न कर दिया। छात्रों, अब आप भी छिन्न भिन्न शब्द से एक वाक्य बनाइए और अपनी पुस्तक में लिखिए। छात्रों, हमने कविता के छठे पद्यांश की पहली और दूसरी पंक्तियों में आए नवीन शब्दों के अर्थ जान लिए हैं। अब हम इन पंक्तियों के सामान्य अर्थ को जानेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में पक्षी कह रहे हैं कि उन्हें पेड़ की टहनी पर घोंसला बनाने न दे और उनका आश्रय भी नष्ट कर दो। छात्रों, अब आप इस कविता के छठे पद्यांश की तीसरी और चौथी पंक्ति पर ध्यान दीजिए। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब आप सब आकुल शब्द को रेखांकित कीजिए। आकुल शब्द का अर्थ है व्याकुल या व्यग्र। अब आप सब उड़ान शब्द को रेखांकित कीजिए। उड़ान शब्द का अर्थ है उड़ने की प्रक्रिया। छात्रों, क्या आप बता सकते हैं व्याकरण की दृष्टि से उड़ान कैसा शब्द है? बिल्कुल सही कहा। व्याकरण की दृष्टि से उड़ान भाववाचक संज्ञा शब्द है। अब आप सब
विघ्न शब्द को रेखांकित कीजिए। विघ्न शब्द का अर्थ है बाधा। चलिए अब हम विघ्न शब्द के पर्यायवाची शब्द भी जानेंगे। विघ्न शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं बाधा, रुकावट, अड़चन, व्यवधान। अब हम विघ्न शब्द को वाक्य में प्रयोग करेंगे। पहला वाक्य है, मोहन ने कार्य के संपूर्ण होने से पहले ही उसमें विघ्न डाल दिया। दूसरा वाक्य है, हमें अच्छे कार्य में विघ्न नहीं डालना चाहिए। छात्रों, अब आप भी विघ्न शब्द से एक वाक्य बनाइए और अपनी पुस्तक में लिखिए। छात्रों, हमने कविता के छठे पद्यांश की तीसरी और चौथी पंक्तियों में आए नवीन शब्दों के अर्थ जान लिए हैं। अब हम इन पंक्तियों के सामान्य अर्थ को जानेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि पक्षी सभी से विनयपूर्वक कह रहे हैं कि जब ईश्वर ने ही उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो उनकी उड़ान में रुकावट न डालें। छात्रों, क्या आप विघ्न शब्द का विलोम शब्द बता सकते हैं? बिल्कुल सही कहा। विघ्न शब्द का विलोम शब्द है निर्विघ्न। छात्रों, अब हम इस कविता के छठे पद्यांश के भाव को पुनः समझेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में पक्षी सभी से कह रहे हैं कि भले ही उनसे उनका घोंसला छीन ले और पेड़ की शाखा पर बना उनका आश्रय भी नष्ट कर दे, लेकिन जब ईश्वर ने ही उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो उनके उड़ने का अधिकार उनसे न छीने। उन्हें स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ने दे। छात्रों, हमने इस कविता के भाव को तो समझ लिया है। अब हम इस कविता के उद्देश्य को भी जानेंगे। स्वतंत्रता का महत्व समझाना, पक्षियों का संरक्षण करना, किसी भी प्राणी को हानि न पहुंचाना, सभी प्राणियों के प्रति सहानुभूति व हमदर्दी की भावना को उजागर करना ही इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। छात्रों, इस वीडियो को आप 2 से 3 बार ध्यान से देखिए ताकि आप इस वीडियो से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे सकें।